जय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंटरव्यू रिपब्लिक में। मैं आपके साथ आतिश कुमार जय समय जय बहुत जय और जहां आज देखिए जय विनायक जय हे भाग्य विधाता राव सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशु मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय स्पेशल कर रहा थोड़ा सा इसको उठा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। जैसा कि आज सबको विदित है कि आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मना रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है पार्लियामेंट में भी और जो है अपने स्पीचेस में भी जो है वंदे मातरम को जो है सम्मान देने का जो है सरकार ने निर्णय लिया है। और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सबसे पहला कारण ये है कि 150 साल जो है वंदे मातरम को लिखे हुए और इसको इसकी वजह से जो है भारत को आज़ादी हुई थी मिली थी। ठीक है, बहुत बड़ा एक सूत्र था, बहुत बड़ा एक मंत्र था ये वंदे मातरम, जिसने कि भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ठीक है, तो इसका जो है 150वीं जो है वंदे मातरम की वर्षगांठ और पूरे वर्ष जो है 26 जनवरी जो 19 जनवरी ऑनवर्ड जो है ये मनाना शुरू कर दिया गया था। इनफैक्ट पार्लियामेंट में तो नवंबर में ही शुरू हो गया था, 7 नवंबर को। ठीक है, और ये सबसे उम्मीद की जाती है, भारतवर्ष के हर नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वंदे मातरम को याद किया जाए। और ऐसा क्या कारण था कि जो है वंदे मातरम जो है एक बहुत बड़ा जो है गीत बन गया था, एक स्पिरिट जो है एक आत्मा में लोगों के, भारतवर्ष के इंसान की, हर इंसान जो था उस समय पे जो अंग्रेजों के जो है दुराचार से, अंग्रेजों के अत्याचार से जो जो पीड़ित थे, वो सबके लिए एक स्पिरिट और एक जो है हो गया था। और एक लिगेसी है, ये लेगेसी मतलब ये आप ये समझ सकते हैं कि इसको अपनी हिस्ट्री को, अपनी लेगेसी को, अपनी कहानी को कैसे भूल सकते हैं हम लोग और आप लोग। ठीक है, तो ये एक जो है सरकार ने इस साल मौका दिया है, सबको याद दिलाया है कि वंदे मातरम। मैं आपको ये बता दूं कि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी तो मैं क्या कहूँगा, इतिहास जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा कि 1757 में पलासी का युद्ध में अंग्रेज जीते थे। उसके बाद में 1766 के अंदर बक्सर की लड़ाई हुई थी।
और ये दोनों युद्धों में जीतने के बाद, क्योंकि ये बेसिकली बंगाल के अंदर जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, और इनको जो है राइट्स मिल गए थे उस समय पे, अधिकार मिल गए थे कि ये टैक्स कलेक्ट कर लें। ये किसानों से, व्यापारियों से इनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। और जब किसी भी सरकार को या किसी भी इंसान को या किसी भी कंपनी को, ये तो कंपनी थी, ये तो प्रॉफिट के लिए आई थी, तो इन लोगों ने, आपको क्या आश्चर्य बोलूं मैं, सुखद कि दुखद आश्चर्य बोलूं, मैं तो, मुझे तो दुखद आश्चर्य ही लगता है कि जो उन्होंने टैक्स की जो रेट लगाई थी उस समय लगाई थी कि 11 अगर हिस्से करेंगे तो 10 हिस्से टैक्स जो है जमींदार को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक जमींदारी सिस्टम था, जमीनें थी, जमींदार लोग हुआ करते थे, छोटे छोटे किसान होते थे जो खेतों में काम करते थे। ठीक है, और जो जमींदार होते थे ये किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे, और जमींदारों से जो है अंग्रेज लोग टैक्स करते थे। ये कंपनी टैक्स कलेक्ट करती थी। और उसमें अगर आप देखो कि कितने, वो बात है कि 11 अगर आप हिस्सों में बांटोगे तो 10 हिस्से जो है अंग्रेज ले जाते थे, एक हिस्सा बचता था। उस एक हिस्से के अंदर क्या तो जमींदार खुद अपनी जिम्मेदारी चलाएगा, क्या वो किसानों को लुक आफ्टर करेगा, क्या जो उसके खेतों में लोग काम कर रहे थे उनको लुक आफ्टर करेगा। तो इसके चलते क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा अनरेस्ट हो गया, आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा आम जनता को उस समय पे। आम जनता इंक्लूडिंग जो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, सबको जो है आर्थिक को हुआ। उसी समय पे कुछ ऐसी विडंबना हुई कि बंगाल में फैमिन, अकाल पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ने के कारण, एक तो नेचर है अकाल पड़ने का, दूसरा चाहिए आपके पैसे ही नहीं है, तो पैसे ही नहीं होंगे तो आप कहां से खेत में पानी दोगे, कहां से खेत जोतोगे, कहां से बीज लाओगे। तो एक ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया उस चीज का। और उसमें एक और बड़ी अच्छी बात उस समय पे ये हुई कि जो भारत के अंदर जो सन्यासी लोग थे, जो साधु लोग थे, ठीक है, जिनका काम जो पूजा पाठ भगवान के को प्राप्त करने के लिए या अपनी आत्मा का भगवान से मिलन करने के लिए जिन लोगों का काम था या काम है, इन लोगों की आत्मा जागी और इन्होंने एक सन्यासी विद्रोह खड़ा किया। उसका भी एक कारण है सन्यासी विद्रोह खड़ा होने का कि इनके ऊपर जो पहले, सपोज मेरे पास पहले 100 रुपए थे, तो मेरे पास, मेरे घर पे कोई दान के लिए आया है तो मैं उसको 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए दे सकता था। जब मेरे पास एक ही रुपया बचा, 11 में से 1 रुपया बचा, तो मैं क्या दान दूंगा। तो इन द बार्गेन क्या हुआ कि इन लोगों को, सन्यासियों को भी, साधुओं को भी, फकीरों को भी ये प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फकीरों ने क्या किया कि 1763 बोलते हैं, कुछ किताब कहती हैं 1770। ठीक है, तो हम 1763 के बीच की बात मान लेते हैं कि उस समय पे सन्यासियों ने जो है, अब सन्यासियों का काम क्या होता था कि अपने गांव से किसी तीर्थ स्थान पे जाएंगे। ठीक है, तीर्थ स्थान जाएंगे तो रास्ते में गांव पड़ रहे हैं, तो वहां पे इन लोगों ने लोगों को, आम जनता को, गांव के लोगों को जगाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि अंग्रेज शासन में क्या हो रहा है। गांव के उस समय पे इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो थे नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम बने सन्यासी लोग, फकीर लोग, कि भाई जो है अंग्रेज शासन में ये हो रहा है, ये परेशानियां हो रही है। ठीक है, फिर क्या चीज हुआ कि जब और भूखे लोग मरने लगे तो क्या हुआ कि सन्यासियों ने जो है, तो कहते हैं ना, हथियार उठा लिए। भारत के हर भगवान के हाथ में हथियार दिखाया गया है, और उसका जो है इन्होंने हथियारों का हथियार उठाया, जिसमें नागा साधु बड़े इंपॉर्टेंट थे, और साथ के साथ में गिरी जो साधु हैं, जिसको गोस्वामी बोलते हैं। तो नागा और गिरी, जिनको ब्रैकेट में गोस्वामी कह सकते हो, इन लोगों ने हथियार उठाए, और इन लोगों ने अंग्रेजों के जो अनाज के भंडार होते थे उनको लूटना शुरू किया। ठीक है, और वो जो गरीब लोगों के अंदर ही बांट दिया करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे, फिर आगे गए, फिर अपना लूटना शुरू करा। उसमें कुछ ग्रुप, कुछ ऐसा कहते हैं कि फकीरों ने भी साथ दिया, मंजू शाह करके एक फकीर थे। ठीक है, फिर उनके एक बेटे थे, उन्होंने भी साथ दिया, बट ऐसा कहते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट करीब 7-8 साल के बाद शुरू हुआ था। अगर 1963 मान लें तो उनका जो 1763 मान लें या 70 मान लें, तो उनका जो 1770-80 के आसपास इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ फकीरों का, उससे पहले नहीं था। ठीक है, तो सन्यासियों का जो, जब इन्होंने ये शुरू किया तो इस चीज को जो है काफी जो जो अंग्रेजों ने इनको क्या नाम दिया, इनको बोल दिया कि ये ठग लोग हैं, चोर लोग हैं, डकैत लोग हैं। सन्यासियों को इस नाम से बुलाया गया, और जब इस नाम से बुलाया गया तो और थोड़ा सा, जिसको आप अगर किसी अच्छे आदमी को आप खराब बोलोगे तो उस पर और भी थोड़ा सा, जो उसको कहते हैं ना, विद्रोह की भावना आती है, रिबिलियन की भावना आती है। लीडर कौन कौन थे इसके अंदर?
भवानी पाठक करके एक थे, कहते हैं ना कि पंडितों का कोई योगदान नहीं है, ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं है आजादी के उसके अंदर। कैसे योगदान नहीं भाई, ये तो सबसे पहला विद्रोह था जिसमें भवानी पाठक जी जो हैं बहुत बड़े लीडर थे, देवी चौधराइन थी, ये बहुत बड़ी लीडर थी, मंजू शाह मैंने आपको एक नाम बताया जो फकीर थे, उनके पुत्र थे, ठीक है। तो जो है मूसा साहब, वो जो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है आम जनता का साथ दिया। भवानी पाठक को तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो अंग्रेज जो कौन सा क्या जिसके बोलते हैं ना, जो लूटता था बांटता था, क्या, रॉबिन हुड। तो भवानी पाठक जी को अंग्रेज लोग जो है रॉबिन हुड भी बोला करते थे कि ये जो है भारत के जो है रॉबिन हुड है, ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा बैकग्राउंड था, और इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोला जाता है, जो 1800 जिन्होंने 1882 के अंदर एक पुस्तक लिखी, नॉवल भी बोलते हैं उसको, आनंद मठ का। और आनंद मठ में जो है इन्होंने सन्यासी आश्रम के बारे में बड़े डिटेल में लिखा, और वहां से जो है इसके बारे में जब, और उसमें इसी आनंद मठ के अंदर जो है, जो इस अंत के अंदर जो है, इसमें इन्होंने भारत के लोगों को मोटिवेट करने के लिए वंदे मातरम संस्कृत और बांग्ला के अंदर लिखा। तो यहाँ से जो है ये वंदे मातरम जो है तो जो है आया, और इस वंदे मातरम को जो है, जो क्या नाम है, हमारे क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों ने अपनाया। भारत के उस समय जिन जो जो भी जो है देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, उन लोगों ने इसको अपनाया, और ये बहुत बड़ा जो है वंदे मातरम जो है एक सॉन्ग बना, ठीक है। ऐसा सॉन्ग बना कि बंगाल के अंदर करीब 200 बच्चों ने स्कूल के अंदर वंदे मातरम गाया था, और अंग्रेजों ने उन पे 5 रुपए का उस जमाने में फाइन लगाया था, ऐसा कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, और स्कूलों में वंदे मातरम गाने पे बैन लगा दिया गया। तो इस टाइप से ये कहानी जो है आती है, ये छोटी सी स्टोरी है वंदे मातरम के पीछे। और अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कि जो इस साल का जो गणतंत्र दिवस है, जो उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट हैं भारत के अंदर, जो जो कर्तव्य पथ के ऊपर जो है परेड निकलती है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल है मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जो है उर्सुला वॉन डी लेन। तो ये जो है इसमें चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं। और थीम जो है इस साल की, जो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये कौन है, जो है वंदे मातरम को जो है एज ए थीम सरकार ने लिया है, ठीक है। और गाड़ी को ऑफ करो जाओ, आपकी गाड़ी का है सर? वो वो हो गया, ठीक। हाँ, तो जैसे मैंने बीच में अभी बताया कि थीम जो है रिपब्लिक डे की इस बार जो है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम जो है सरकार ने करी, इसको पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया गया। बहुत लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे रवीश कुमार जैसे जो हैं पत्रकार हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो जिसको कहते हैं ना रवीश कुमार जैसे जो है, मतलब ये हर चीज में कमी निकालना जानते हैं। अरे भैया कभी तो अच्छा बोल दे, ठीक है, कि भाई वंदे मातरम कह रहा है कि अच्छा है, मगर कमी निकाल रहा है इसके अंदर। भाई कभी कभी तो किसी इंसान को कहते हैं ना कि भाई जो बेकार राक्षस से भी कभी कभी उम्मीद की जा सकती है कि यार वो भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए अच्छे बोलेगा, ठीक है। बट कुछ राक्षस पहले भी थे, आज भी हैं, तो उनमें से रवीश कुमार की गिनती होती है, ठीक है। तो ये जो लिखा गया था अक्षय नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के अंदर जो है वंदे मातरम को जो है बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और इसके ऊपर जो है कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, वो थे श्री तेजेंद्र कुमार मित्रा जी, और उनकी इस वंदे मातरम की जो पेंटिंग्स थी वो पब्लिश हुई थी वंदे मातरम एल्बम के रूप में, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इस गीत के ऊपर, इस सॉन्ग के ऊपर, वंदे मातरम सॉन्ग के ऊपर जो है एल्बम भी बन चुकी हैं, ठीक है। और जिसको क्या वंदे मातरम एल्बम के नाम से 1923 में पब्लिश हुई है, जो बहुत उसी समय आजादी से पहले ही पब्लिश हो गई, ठीक है। इतना जो है इसकी इंपॉर्टेंस थी, महत्ता थी। इस साल जो है सरकार ने जो है, आप आदेश
कहें या हुक्म कहें, कुछ भी कहें, जो भारतवर्ष के जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, पुलिस की यूनिट्स हैं, सीएपीएफ की यूनिट्स हैं, और इन जगहों पे वंदे मातरम के जो है हमारे जो फौज के जो पुलिस के बैंड होते हैं, इनके प्रोग्राम किए गए हैं, ताकि जो है लोगों को जो जो उन प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं उनको इसके बारे के अंदर, इसकी धुन के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगे। और बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट है, देखो सरकार कहाँ तक सोचती है कि जो इनका एंसेस्ट्रल होम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, और बर्थ प्लेस जो है वो क्या है, कंथलपारा निहाती, नॉर्थ 24 बंगाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ पे जो जो उनका घर है वहाँ पे भी जो है इसकी धुन को बैंड के द्वारा बजवाया गया है, ताकि वहाँ के लोग भी जो हैं अपने को गौरवान्वित महसूस करें, अपने पे गर्व करें कि हमारे यहाँ से जो है यहाँ ये पैदा हुए थे, और इनका जो घर है उनको बंकिम जो है संग्रहशाला भी बोला जाता है। एक टैबुले जो 26 जनवरी में जो झांकियां निकलती हैं, तो उसमें वन ऑफ दी झांकी जो है इस बार निकाली गई है, जिसका वो है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। ठीक है, एज ए मंत्र, मंत्र है जिस मंत्र की सिद्धि कहते हैं ना जिसको, कि मंत्र से सिद्धि होती है, तो ये एक ऐसे इसको एक मान के गया है कि एक ऐसा मंत्र था जिससे लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई। ठीक है, और जो समृद्धि का मंत्र जो है आत्मनिर्भर भारत, तो ये बड़ा एक तरह से नारा भी कह सकते हो आप कि भाई स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, और समृद्धि, प्रोग्रेस का जो मंत्र है वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत है, कि हम लोग जो हैं अपने में आत्मनिर्भर रहें। अगर आत्मनिर्भर रहेंगे तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर हम अपने खुद अपना सामान बनाएंगे, खुद अपनी चीजें बनाएंगे, खुद अपने जो है हथियार बनाएंगे, ठीक है, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना, जब बच्चा बड़ा होता है, 18 साल का बड़ा हो जाता है, तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि इसको आत्मनिर्भर होना जरूरी है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है हम भारतवर्ष जो है, ये बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसका 77वां जो है हम लोग जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अब ये उम्मीद की जाती है हम सब से कि जो है भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएं। उस दृष्टि के लिए, उस चीज़ के लिए जो है सरकार की कोशिश भी है और हमारी सबकी अपनी कोशिश होनी चाहिए। और इस बार इन्होंने जो है कुछ कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं, क्विजेस कंडक्ट किए हैं, जो है अपना माई गवर्नमेंट और माई भारत पोर्टल के ऊपर, और आपने मैं इसमें लिखा है 1,61,224 जिस दिन तक ये स्लाइड बनी थी, ठीक है, जिस दिन तक जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और सरकार ने इसमें से पहले जो 30 हैं जो जीतने वाले हैं उनको 26 जनवरी की परेड में आज इनवाइट किया है, और करीब 200 लोगों को, वह 30 को जो कैश प्राइज दिया गया है, और जो करीब 200 लोगों को जो है 26 जनवरी की जो परेड है उसमें जो है आमंत्रित किया गया। आपको बड़ा अच्छा खुशी होनी चाहिए कि इस साल जो सरकार ने जो इन्विटेशन कार्ड बनाए हैं लोगों को, गेस्ट के लिए, उसमें वंदे मातरम एज ए थीम लिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कर्तव्य पथ है उसमें भी वंदे मातरम के सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, टबले लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका बड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है वंदे मातरम के बारे में, कि इसके 4 स्ट्रेंजा हैं, तो 4 में से पहले 2 हैं जो है भारत की सरकार ने, जो आज़ाद जब हुई थी, तो इन्होंने जो है आई थिंक 24 जनवरी की डेट है 1950 की, जब जो है वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जिन्होंने बोला था कि इनकी जो इम्पोर्टेंस होगी वो राष्ट्रीय गीत जो है जनगण मन के से कम नहीं होगी, उसकी बराबरी होगी। ठीक है, तो इसमें बड़े अच्छे शब्द हैं, मुझे तो डॉक्टर तनवीर नजर आ रही है जिनके मैं वो देखता हूँ फेसबुक के ऊपर, बड़े अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाले शब्द तो शायद मैं ना इस्तेमाल कर पाऊँ। ठीक है, मगर इसमें जो है जो मुझे मिला है कि भारतवर्ष को इस सॉन्ग के अंदर जो है, इस गीत के अंदर जो है एक माता के रूप में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? माता के रूप में। माता को माँ का दिखाने का मतलब ये है कि माता, माँ आपको, आपकी, मेरी सबकी माँ हैं। ठीक है, मेरी अब नहीं है तो मुझे अब याद आती है, जब होती तब आपको इंपॉर्टेंस नहीं नजर आती है। ये माँ को ये मान के चलते हैं कि आपका लालन पालन करती है, आपको पैदा करती है, लालन पालन करती है, आपका ख्याल रखती है, हर सुख दुख के अंदर आपका साथ देती है। उसी तरीके से इस देश को जो है, इस देश की धरती को जो है भारत माता के रूप में दिखाया गया इसके अंदर। जैसे कहते हैं ना, वंदे मातरम, मैं माता तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम्हारी चरण वंदना करता हूँ,
मैं अपना सिर झुकाता हूं तुम्हारे सामने। सुजलाम सुफलाम, सुजलाम का मतलब क्या होता है? ये तुम जल से भरी हुई हो, नदियां हैं हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े तालाब हैं, झरने हैं, ठीक है। सुफलाम, फलों से परिपूर्ण जो है बड़े बड़े आम के बाग हैं, अमरूद के बाग हैं, फलों के बाग हैं, कश्मीर में जाओ सेब के बाग हैं, पलम के बाग हैं। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे कि जो है फलों के बाग नहीं है, ठीक है। मलय शीतलाम, मलय पर्वत है साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, कि मलय पर्वत से आती हुई ठंडी शीतल हवाएं, ठीक है, तो उसकी बात की गई है। और सत्य श्यामला मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो, ठीक है, जिसके खेतों में जो है खेती हो रही है, अन्न पैदा हो रहा है, ठीक है, उसकी माता हो। और वंदे मातरम, मैं हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, ठीक है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है, ठीक है। तो रात में जो है चंद्रमा का जो है, जो हमारा जो शीतल जो है, तो उस चंद्रमा को शीतलता का वो माना जाता है। तो रात में जो है इस देश की जो रात्रि के अंदर जो है क्या है, चंद्रमा का प्रकाश जो है शोभा होता है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है ना। फुल्ल फुल्ल कुसुमित द्रुम रत्न शोभनीम, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। पहले फलों की बात की गई थी, अभी फूलों की बात की गई, ठीक है। सुहासिनी सुमुधर भाषणी, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली। धरती माता कैसे हंसेगी, कैसे करेगी? अरे भाई, धरती माता हमें अगर ये फल फूल सब कुछ दे रही है, जल दे रही है, शीतल हवा दे रही है, हम हंस रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं, तो हमको खुशी देने वाली, हमको हंसाने वाली, हमको पालने वाली, ठीक है। और जब अगर हम खुश रहेंगे तो मधुर भाषा बोलेंगे, तो मधुर भाषा बोलेंगे, ठीक है। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली और वरदान देने वाली, वर देने वाली। अरे जो आपको पाल रही है वही वरदान है ना, ठीक है। माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो ये जो दो पहले दो जो स्टेंजा है, इसके जो है राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाए गए। बाकी के जो दो थे उसमें, क्योंकि उसको देवी माँ के रूप में माना गया, एक माँ और देवी माँ में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, माँ के ऊपर देवी माँ को रखा गया है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। और जिसमें कि जो मुस्लिम लीडर्स थे उस समय के थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था उन लोगों को कि भाई ये दो स्टेंजा हटा दो। तो नेहरू जी की सरकार ने जो है, जो उस समय पे जो है, उसमें दो स्टेंजा हटा करके पहले दो जो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इनको राष्ट्रीय गीत के तौर पे ले लिया गया, ठीक। ये थोड़ी सी कहानी है, मतलब जो है इसकी हिस्ट्री डिटेल में वैसे मैंने काफी कुछ बता दी है, ठीक है, कि कि इसको संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया था वंदे मातरम को। और ये बंग दर्शन जर्नल में पहले पब्लिश हुई, और उसके बाद में जो है एक नॉवल का आनंद जो कहानी की किताब थी, नॉवल था, उसमें बाद में छाप दी गई थी, ठीक है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सन्यासी विद्रोह से मिला। मैंने आपको वो कहानी पहले बता दी है कि इनको लिखने का, बंकिम चंद्र चटर्जी को या चट्टोपाध्याय जी को लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से मिली? वो जो सन्यासी वाला जो सन्यासी और फकीरों का जो अपना जो है विद्रोह था, वहां से मिली, ठीक है। कि भाई उस विद्रोह को इन्होंने उसमें डिपिक्ट किया, ठीक है। यही रीजन था कि अंग्रेजों ने आनंद मठ के ऊपर जो है बैन लगा दिया था, इसके प्रिंट होने के ऊपर, पढ़ने पे, छपने पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले वंदे मातरम गाया था 1896 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसमें इन्होंने गाया था। और तब से जो है उसके तभी से ये फेमस हो गया जो है, और पेट्रियोटिक जो है सॉन्ग के तौर पे जो है इसको जो है आज़ादी के मतवालों ने जो है इसको गाना शुरू किया था। इनफैक्ट आज भी लोग वंदे मातरम गाते हैं। आपने उसको सुना होगा, क्या नाम था जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, वो वंदे मातरम बोला करते थे, पता नहीं उसको मीनिंग पता था कि नहीं था, मैं नहीं जानता। रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल क्या था इसका, कि इसको फ्रीडम स्ट्रगल में वंदे मातरम को सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे लिया गया। कैसे लिया गया? कि हम अपनी भारत माता की वंदना कर रहे हैं, भारत माता का बखान कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोगों में एक भावना जागृत हो अपनी माँ की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इसको सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अंग्रेजों ने लिया। प्रोटेस्ट जब होते थे उसमें इसको ले गया, बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर जो वंदे मातरम जो है गाया जाता था, ठीक है, और अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एंड विशेष तौर पे 1950 का जो स्वदेशी मूवमेंट था,
उसमें जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वंदे मातरम को यूज किया गया था, गाया गया था। स्लोगन एंड सिंबल क्या है कि फ्रीडम फाइटर्स ने क्या है एज ए स्लोगन यूज किया, रैलीज में यूज किया, ठीक है। और एक मैडम भीकाजी कामाजी हुई थी जिन्होंने भारत मत का झंडा पहली बार जर्मनी के अंदर जो है फहराया था 22 अगस्त 1907 में, जो उन्होंने डिजाइन किया था उस समय पे। मैंने इनफैक्ट मैंने पहले बताया भी होगा एक आध बार। और उस झंडे के ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था, ठीक है। तो भारत से जो भारत की आजादी के लिए विदेश में जो सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था, जिस उस झंडे पे, भारत के झंडे पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। और वो मैडम थी, मैडम भीकाजी कामाजी थी, 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के अंदर। इस यही रीजन था कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने इसके ऊपर बैन लगाया, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत एक स्पिरिचुअल फोर्स की तरह से काम कर रहा था, मॉरल फोर्स की तरह से काम कर रहा था, सबको जोड़ रहा था, यूनाइट कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका बैन लगाने का कारण बन गया था। जैज रिगार्ड्स नेशनल स्टेटस ऑफ वंदे मातरम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 24 जनवरी 1950 को जो है भारत की सरकार ने जो है इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया था। और उस समय के जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, जो है उन्होंने इसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये बोला उस समय पे बोला था कि भाई ये इम्पोर्टेंस जो है वंदे मातरम की जनगण मन के बराबर रहेगी, उससे कम नहीं हो सकती है। पता नहीं क्यों धीरे 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 जो है पिछले 77 साल के अंदर लोग शायद थोड़ा थोड़ा इसको भूलते चले गए, ठीक। सिग्निफिकेंस, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, वंदे मातरम ट्रांसलेट्स इनटू आई बो टू द मदर। मैन ऑलरेडी इसका ट्रांसलेशन या भावार्थ आप लोगों को बता दिया है कि ये भारत माता के लिए जो है प्रणाम करने का, उसको आदर करने का, सत्कार करने का, पूजा करने का, उसके सामने अपना सिर झुकाने का जो है बहुत बड़ा जरिया रहा है और रहेगा और आगे भी रहना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली जो है कैप्चर द डिवोशन टू द मदरलैंड, आपकी जो मातृभूमि के प्रति डिवोशन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड personified as a nurturing yet powerful goddess uniting people in their struggle for self governance, ठीक है। आज हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको हम एज ए सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ प्रोग्रेस या देश की प्रगति के तौर पे अगर इसको हम चाहें तो आज इसको यूज कर सकते हैं। ये रीजन है कि शायद प्रेजेंट सरकार ने जो है वंदे मातरम को जो है शायद चूज किया है कि भाई लोगों को, आम जनता को मोटिवेट करने के लिए कि भाई वंदे मातरम के नाम पे, भारत भूमि के नाम पे जो है समृद्ध भारत जो है उसकी तरफ बढ़ने के लिए संकल्पित हों, ताकि हम लोग जो है आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। और इसके साथ ही जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।